अगला स्टार्मार्क हमारा है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में लिखेंगे बच्चों, सबसे पहला पॉलीसेक्राइड जिसे हमें पढ़ना, जानना, याद रखना है वो है स्टार्च। स्टार्च अब एक्चुअली क्योंकि पॉलीसेक्राइड है, मतलब बहुत सारे मोनो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के ग्रुप उसमें लगे होंगे, तो स्टार्च के लिए मैं इतना ज़रूर आपको, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आए तो बताइएगा। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? चलो, लाइट चली गई, लाइट तो रीस्टार्ट हुआ होगा वाईफाई। चलो, सब ने पॉलीसेक्राइड स्टार्मार्क बना के कैपिटल ए लिख लिया, स्टार्च? हेलो, चलो। अब क्योंकि ये एक पॉलीमर है बेटा, तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो होता है, उसका फॉर्मूला आपको स्टार्च के ब्रैकेट में लिख लेना है। स्टार्च होता है बच्चों C6H10O5, और क्योंकि पॉलीमेरिक चेन है तो यहाँ से भी फ्री वैलेंसी निकली रहेगी, यहाँ से भी निकली रहेगी। ये यूनिट रिपीट होता है, कितनी बार रिपीट होता है? n नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये स्टार्च जो कि एक पॉलीमर है उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ता लिखें? लिखें तो हाँ बोलें। यस सर। चलो, स्टार्च में डालेंगे बच्चों, फॉर्मूला लिखने के बाद जानकारियाँ स्टार्च में हासिल करेंगे। लिखेंगे पॉइंट क्रमांक पहला, पॉइंट क्रमांक 1। स्टार्च में फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, स्टार्च में फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे स्टार्च इज़ द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स। भाई प्लांट जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो स्टार्च के रूप में ही करते हैं। और फुल स्टॉप बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। से ह्यूमन बींग्स के लिए भी डाइटरी सोर्स मतलब खाने में लेने का सोर्स, डाइट में लेने का सोर्स स्टार्च ही है। क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है स्टार्च जब तक पेड़ पौधे नहीं बनाएंगे तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, उन्हीं का खाना तो अल्टीमेटली हमारे लिए फल सब्जी होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो, रुक गया बेटा। हालांकि बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसी में। अच्छा चलो छोड़ो, एक पॉइंट को बहुत बड़ा नहीं करें। पॉइंट क्रमांक 2 लिखते हैं बच्चों। रुक जा रहा हूँ मैं, लाइट आई एक बार फिर से वाईफाई अटैच हो जाए। हाँ बेटा अभी लिख लो, एक्चुअली वाईफाई फिर से लाइट आई है तो फिर से चालू हो रहा होगा, तो अभी से लिखना है आपको पॉइंट 1 पॉइंट 2। लिखो तो हाँ बोलो बच्चों। अब आवाज़ आया मेरा? बोलना पड़ेगा। हेलो, हाँ सर। चलो शुरू करूँ, आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, यस। चलो। अब बेटा पहले पॉइंट पे मैंने ये लिखवाया है, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में, कि जो स्टार्च है, जानकारी है पहला पॉइंट तो, कि जो स्टार्च है ये मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है प्लांट्स का। ऑब्वियसली स्टार्च की ही मदद से ही प्लांट्स एनर्जी स्टोर करते हैं और खाना पकाते हैं अपना, और उनका खाना पकने और बड़े अड़े होने के बाद वो फल फूल देते हैं जो हमारे लिए एक्चुअली डाइटरी सोर्स है। पॉइंट क्रमांक 2 में हमने, ये तो जनरल वो हो गया, जनरल नॉलेज होगी। अब पॉइंट क्रमांक 2 थोड़ी सी साइंस की बात कर लें तो ये एक पॉलीमर है और इसमें रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? अल्फ़ा ग्लूकोज का। मतलब अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको जो मोनोसेक्राइड मिलेगा वो केवल ग्लूकोज ही मिलेगा, केवल ग्लूकोज का ही पॉलीमर है ये। और फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि ये 2 हिस्सों से मिलके बनता है। पहला हिस्सा कहलाता है अमाइलोस और दूसरा हिस्सा कहलाता है अमाइलोपेक्टिन। आइए अब इस पे आगे जानकारी लें। ये तो खैर 2 पॉइंट थे, इसमें लगभग ऑलमोस्ट आपको चीज़ें पता ही होनी चाहिए। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट क्रमांक 3 में स्टार्च का हाइड्रोलिसिस समझा दूँ। पहले पॉइंट क्रमांक 3 डालो बच्चों, पॉइंट क्रमांक 3 डालो बच्चों। यस सर। नहीं, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ है नहीं, तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे
ऑन हाइड्रोलिसिस, इंग्लिश लिखिए, ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपन ने खैर देख तो लिया ही है, फिर भी ऑन हाइड्रोलिसिस कॉमा इट गिव्स n मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। कहने का अर्थ ये है कि C6H10O5 का जो पॉलीमर होगा यानी कि होल n, ये ऑब्वियसली n पानी के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर करेगा क्योंकि हर बार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टूटेगा। ये रिएक्शन भी बच्चों एसिडिक हाइड्रोलिसिस का, और यहाँ जो एंजाइम ये काम कराता है वो एंजाइम कहलाता है अमाइलेज। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अमाइलेज। और अमाइलेज से होता क्या है, टूट जाएगा और ये ग्लूकोज का यूनिट बन जाएगा C6H12O6। ऑब्वियसली n यूनिट्स टूटे हैं तो ऐसे कितने यूनिट बन जाएंगे? n यूनिट्स बन जाएंगे। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस के बाद की जानकारी, किसके? स्टार्च के। तो दिस इज ग्लूकोज, सॉरी दिस इज स्टार्च, और ये अल्फा डी ग्लूकोज अपने को दिया है इसने। ठीक है, यहाँ तक लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। हो गया सर। चलो, स्टार्च में बच्चों पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे। स्टार्च है अमाइलोस, और टेबल बनाते हैं और रोमन नंबर 1 अमाइलोस में लिखते हैं। लिखेंगे 10 से 20% पार्ट ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उससे 10 से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें किसका होता है? अमाइलोस का होता है। मतलब स्टार्च अगर एक ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है तो वो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल में अगर वो 100 रुपये का व्यक्ति है तो 100 रुपये के व्यक्ति में 20% हिस्सा, 10 से 20% हिस्सेदारी अमाइलोस की होती है। और ऑब्वियस सी बात है बची खुची यानी कि 80 से 90% अमाइलोपेक्टिन की होती है। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों, यस सर। ठीक है। ये जान बहुत अच्छी और ज़रूरी बातें हैं बेटा, है ना। रोमन नंबर 2 अमाइलोस जो है वो पानी में सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन पानी में इनसॉल्युबल होता है। रोमन नंबर 3 अमाइलोस की बात कर रहा हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स joined by C1C4 glycosidic linkage, linear polymer just like maltose। अब पहले ये लिखते रहो और मेरी बात को सुनते रहो। अगर आपने डाइसैकराइड में माल्टोस कल देखा है और थोड़ा भी आपने घर में पढ़ा हो तो आपको याद होगा, नहीं तो आप ये अमाइलोस के लिए रोमन नंबर 3 लिखने के बाद पीछे कॉपी पलटाइएगा और ज़रा अमाइलोस माल्टोस का स्ट्रक्चर देखिएगा। माल्टोस के स्ट्रक्चर में अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो बच्चों माल्टोस के स्ट्रक्चर में, अच्छा पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, सब लोग माल्टोस के स्ट्रक्चर में पहुंच जाओ। पहले लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। हाँ सर। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, जो हमने अगर ये 2 यूनिट को केवल देखेंगे येलो वाले, तो ये तो सर अल्फ़ा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट्स है तो माल्टोस बना है। तो बेटा क्या ये पहला जो ग्लूकोज का यूनिट था उसका चौथा कार्बन अपना OH किसी और अल्फ़ा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन के साथ नहीं दे सकता? दे सकता है, यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगा। वैसे ये दूसरे वाले येलो वाले ग्लूकोज का ये C1 कार्बन भी इस तरफ ये काम नहीं कर सकता? कर सकता है। तो कायदे से ये तो माल्टोस जो बना था उसी को अगर हम एक्स और एक्स एक्सिस में रिपीट करते जाएंगे तो ये तो एक लीनियर पॉलीमर बन जाएगा। और ये लीनियर पॉलीमर ही एक्चुअली ढांचा होता है अमाइलोस का, और ये ढांचा स्टार्च का लगभग 10 से 20% हिस्सा होता है जो कि पानी में सॉल्युबल, देख के बताओ मुझे, अमाइलोस पानी में सॉल्युबल होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? नो सर, नहीं सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखेंगे अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन की जानकारी लिखते हैं पहले। शायद पहली जानकारी और दूसरी जानकारी हम लिख ही चुके हैं कि 80 से 90% है और वो पानी में इनसॉल्युबल है। इसके ढांचे के बारे में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रोमन नंबर 3 लिखेंगे बच्चों। जैसे ये एक लीनियर पॉलीमर था ना, ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। अब क्या होता है बताऊंगा मैं, पहले इंग्लिश लिखेंगे। इट इज़ अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर
of alpha D glucose in which linear chain is formed by C1 C4 glycosidic linkage while branching occurs by C1 C6 glycosidic linkage. अब थोड़ा सा ये क्या है बता रहा हूँ, पहले इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। शायद जो अपन ने मैंने रफ फोटो बनाई थी वो एनसीईआरटी के सुंदर फोटो देख के कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इधर कंटिन्यूड है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इधर कंटिन्यूड है, तो एक लीनियर चेन बन गया। और ये एनसीईआरटी देखो ये दिखा भी रही है कि जब सेम साइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है तो उसको अल्फा लिंकेज कहते हैं। हालांकि हमने कभी लिखा नहीं है ये, पर हो गया, जानकारी है, बोर्ड के लिए ज़रूरत भी नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखवाया हूँ, पर भी अल्फ़ा अल्फ़ा किए हैं तो ये अल्फ़ा लिंकेज कई लोग इसको कहते हैं, है ना। अब अमाइलोपेक्टिन को हमको बनाना नहीं, अगेन जब अमाइलोस नहीं बनाया तो ये तो और कॉम्प्लेक्स है। अब ब्रांचिंग का क्या अर्थ होता है? ब्रांचिंग का अर्थ होता है बेटा कि कोई एक लीनियर पॉलीमर है। लीनियर पॉलीमर मतलब जो अभी आपने अमाइलोस देखा स्ट्रेट चेन, बेटा बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो पॉलीमेरिक चेन्स तो होती हैं पर वो उनमें ब्रांचेस भी निकले रहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इस केस में ब्रांचिंग कैसे हुई है? अमाइलोपेक्टिन भी है एक पॉलीमेरिक चेन ही, इस पॉलीमेरिक चेन में लीनियर चेन भी है। अगर आप इस लीनियर चेन को ऑब्जर्व करो तो ये C1 और C4 से ही बनी है। ये एक लीनियर चेन हो गई पहली, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये दूसरी लीनियर चेन हो गई, इसको भी मैं कलर कर देता हूँ, ऐसे ये कंटिन्यूड प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे ये दो लीनियर चेन आपस में कनेक्टेड भी है, तो इसलिए एक दूसरे की ब्रांच हो जाएगी, दूसरी पहले की ब्रांच हो जाएगी। अब ये लेकिन ब्रांचिंग का कनेक्शन कहाँ से है वो देख लो। किसी एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन का, और ये जो हम बनाते थे ना 1 2 3 4 5 और ऊपर छठवां कार्बन CH2OH वाला, वो छठवें कार्बन का OH और ये पहले कार्बन का OH आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, इससे ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है। हेलो हेलो, यस सर, हेलो, यस सर, सब लोगों बनाना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है। लेकिन वो जो इंग्लिश आपने रोमन नंबर 3 में लिखी है ना माइलोपेक्टिन की, वो शायद इंग्लिश ये फ़ोटो समझ में आने के बाद ही याद रहेगी, ठीक है। शायद किसी को तकलीफ़ नहीं है, मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो बेटा अब आप फाइनली जान चुके हो कि स्टार्च कोई सिंपल सी चीज़ नहीं है सर। स्टार्च एक पॉलीमर है और वो पॉलीमर भी सर एक यूनिट है जो कि दो लोगों से मिलके बना है। हाँ, जो एक उसका पार्टनर है उसका पार्टनरशिप 10 से 20% की है, और जो उसका बड़ा पार्टनर है जो एक्चुअली एक ब्रांच्ड बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पॉलीमर है, वो उसका हिस्सेदारी बड़ी है, वो 80 से 90% का पार्टनर है। ये एक लीनियर पॉलीमर है, ये एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है, और ये पानी में घुलता है, पानी में नहीं घुलता है, और बस इतनी बात ही आपको अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के लिए पता होनी चाहिए। हेलो हेलो, यस सर, ठीक है बेटा, इसको घोंटे रहो बेटा, बहुत ज़रूरी बात है। चलो, तो यहाँ से स्टार्च की जानकारी सर होती है समाप्त। अगले पॉलीसेक्राइड में आते हैं। अगला पॉलीसेक्राइड है हमारा कैपिटल B लिखेंगे बच्चों, और नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड लिखेंगे सेल्यूलोस। सेल्यूलोस में लिखेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 1, शुरू करूँ? अच्छा, बाय द वे, कोई भी पॉलीसेक्राइड हो रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा, इसका जवाब नहीं दे पाओगे ना? ये हमने लिखा नॉन रिड्यूसिंग, हाँ ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में, है ना, नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग के। तो ये भी नॉन रिड्यूस लिखवा नहीं रहा हूँ पर क्योंकि पहले लिखवा चुका हूँ सर। अब सेल्यूलोस क्या है बेटा? बेटा चाहे स्टार्च हो चाहे सेल्यूलोस हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सबके सेम है, तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए C6H10 और O5। फॉर्मूला इसका भी कोई फ़र्क नहीं है, बस लिंकेज का फ़र्क है, जो यूनिट्स है उसका ओरिएंटेशन का फ़र्क है। आइए देखते हैं किसका लिंकेज और कैसा ओरिएंटेशन। हटा दूं, पॉइंट नंबर 1 बोलूं? यस सर, चलो बेटा, सेल्यूलोस में बच्चों पहले कॉमन सेंस वाली मतलब जनरल नॉलेज वाली मॉरल साइंस वाली इंग्लिश लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे सेल्यूलोस अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। ये खैर पता होगा बायो वालों को कि सेल्यूलोस जो होता है वो एक्सक्लूसिवली केवल पौधों प्लांट
किंगडम में ही पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो उसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। तो मैं कलर बदल देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में, इट इज़ प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो सरकमफरेंस होता है वो सेलुलोज ही उसका प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। मतलब बाउंड्री की ईंटें सेलुलोज की ही बनती हैं प्लांट सेल की। पता होगा, नहीं पता तो रटो जानकारी। लिखो तो हाँ बोलो। रुक गया बेटा, बहुत देर से रोकते हो यार। 2 लिखेंगे बच्चों सेलुलोज में। पहले इंग्लिश पूरी करेंगे, फिर हिंदी समझाऊंगा आपको। लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन। सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन। कब ख़त्म नहीं हुआ है, इंग्लिश आगे दिख नहीं रही, हटा देता हूँ, लिख लिया होगा। सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन। Cellulose is a straight chain. Cellulose is a straight chain. Polysaccharide compound. Cellulose is a straight chain. Polysaccharide composed only of beta D glucose units, which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of the next glucose unit. मास्टर, ये भी एक स्ट्रेट चेन है। किसकी तरह? अमाइलोज की तरह कि अमाइलोपेक्टिन की तरह? बताओ जरा। अमाइलोज की तरह सर। अमाइलोपेक्टिन तो ब्रांच था, ये तो स्ट्रेट है। अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का था, ये बीटा डी ग्लूकोज का है। हेलो। एक C1 कार्बन और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाओगे तो एक का OH ऊपर, एक का OH नीचे, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे बीटा लिंकेज कहलाएगी। लिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, बोर्ड पूछेगा भी नहीं, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, आइए इसकी भी फ़ोटो, जैसे मैंने ऑब्वियसली फ़ोटो नहीं बनवाई है, हाँ, लेकिन इसका मिलता जुलता साथी, इसका छोटा भाई हम की फ़ोटो हमने बनाई है। कौन है इसका छोटा भाई? जैसे अमाइलोज का छोटा भाई माल्टोस था, वैसे सेलुलोज का छोटा भाई कौन होगा? लैक्टोस। हाँ, वेरी गुड, तुम लोग तो होशियार हो। चलो तो आइए वो भी फ़ोटो दिखा दूँ आपको मैं। इतना हो गया, हटा दूँ? जी सर। जी। तो बच्चों फ़ोटो नहीं बनानी है, ये इंग्लिश रटने के लिए समझा रहा हूँ मैं। आइए लेट मी शो यू द फोटो। वेरी सुंदर फोटो। बेटा देखो, ये बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज का ये हो गया C1 यानी कि पहला कार्बन, और ये दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन। खुद देखो, एक का ऊपर का OH और दूसरे का नीचे का OH। हेलो हेलो। यस सर। बीटा लिंक्स, एक का ये दूसरे का ये। हेलो बीटा लिंक्स। हेलो हेलो। हाँ मास्टर, हमने तो इसको ऐसे बनाया है। हमने अपनी NCERT अपनी कॉपी में ऐसा बनाया है ना उसको, ऐसा लिंकेज। हेलो, अरे दिखाने के लिए कि एक के नीचे का है और दूसरे के ऊपर का है, तो सर बात एक ही है, आप जैसे भी दिखा सकते हो, NCERT जैसे ऐसे जैसे, लेकिन ये वाली फ़ोटो फिर भी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इससे दिख जाएगा कि लीनियर चेन है। हेलो, समझ रहे हो? तो हालांकि फ़ोटो तो मैं कौन आपसे बनवा भी रहा हूँ, आपको बात समझ में आती है? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है बेटा, चलो रोमन नंबर 3 लिखेंगे बच्चों। सॉरी, रोमन नंबर 3 का लिखोगे? पॉइंट क्रमांक बड़ा 3 लिखोगे ना? हेलो। यस सर। बच्चों, सेल्यूलोस का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो नहीं बता पाओगे ना तुम लोग? क्या बेटा? क्या बेटा? किसी ने 2 यूनिट्स बोला ना?
नालायक? सर मैंने हाँ मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट नालायक नहीं कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली नालायक कह रहा हूँ। नालायक तो बोल ही रहा हूँ, मान लो। ग्लूकोज, बात समझ में आती है? हालांकि ये मैंने पॉइंट क्रमांक 3 इसलिए नहीं लिखाया है। मैंने किस लिए लिखा होगा पॉइंट क्रमांक 3? टाइम बताने के लिए। क्या बताने के लिए? हाँ, कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है और यहाँ पे जो एंजाइम ये काम को करा ले जाता है वो कहलाता है इमुल्सिन। इमल्सिन कहते हैं कई लोग, पर इमुल्सिन बोलना तो स्पेलिंग याद रहेगी। क्या कहलाता है एंजाइम? इमुल्सिन। कोई पूछेगा तो इमल्सिन कहना, बाकी याद रखना इमुल्सिन। ठीक है, हटा दूं तो ये हो गया सेलुलोज का, हाइड्रोलिसिस होने पे बनने वाली एंजाइम। यहाँ से बेटा आपका इमल्सिन, सॉरी, सेलुलोज भी समाप्त होता है। आगे बढ़, मिटा दूं? क्यों? तीसरा और आखिरी पॉलीसेक्राइड है, इंग्लिश में सबसे पहले लिखें पॉइंट नंबर 1। बहुत थोड़ी सी बात है इसमें, बहुत जानकारी नहीं है, पर भी लिखेंगे। लिखेंगे बेटा, द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लांट की बॉडी में किस रूप में रहता है बच्चों? अभी अभी पढ़ा आपने, स्टार्च के रूप में। हेलो, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टोरेज यूनिट फॉर एनर्जी प्लांट किंगडम में किस केमिकल स्वरूप में रहता है? हमने क्या रटा है उसको, हमने क्या नाम दिया है उसको? स्टार्च। हेलो हेलो, लेकिन और यही कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, अगर आप भी बॉडी पे डिपेंड करता है हालांकि ये बात, लेकिन अगर आपको भी एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन कुछ भी खाना ना दिया जाए तो आप पानी पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। मालूम है अब आपको? तो सर कैसे रह सकते हैं? क्योंकि बेटा शरीर में भी ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होगा। अच्छा, तो ये स्टोर किस रूप में रहता है? ये स्टोर्ड रहता है भाई। आप ऐसा नहीं होता ना कि भाई भूख लगी है तो चक्कर खा के गिर जाओगे। जनरली ऐसा नहीं होता अनटिल आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर एक खुराक या एक, मैं कहता हूँ पूरे दिन की मील मिस हो गई, कहीं आप बाहर हो, तो ऐसा नहीं चक्कर खा के गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी अभी भी स्टोर्ड है, और वो स्टोर्ड किस रूप में होती है? प्लांट्स में वो स्टार्च के रूप में होती है, जानवरों में, हम जानवर ही हैं, हम में वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ठीक है, तो लिखेंगे द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज रादर more highly branched. This is point number 1. एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड रहता है, और इसका जो ढांचा है ये अमाइलोपेक्टिन जो कि खुद एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, लेकिन इसका ढांचा अमाइलोपेक्टिन जैसा, मतलब ब्रांच्ड पॉलीमर है, और इनफैक्ट और ज़्यादा खतरनाक तरीके से ब्रांच्ड है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारा इंसानों का है, तो इंसानों मतलब जानवर, इंसानों की बात प्लांट से तो ज़्यादा ही विचित्र होती है ना? हेलो, पेड़ पे पत्थर मारो यस सर। तो पेड़ को भले जो भी दर्द होता हो पर वो व्यक्त नहीं कर सकता, हम व्यक्त कर देते हैं। हम ऐसे कुत्ते कोई मारो तो ही करता है ना, तो हम ऑब्वियसली उनसे एक ज़्यादा टिपिकल मैकेनिज़्म है, तो हमारा जो माइलोपेक्टिन है वो जैसे और ज़्यादा ब्रांचिंग होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। ये जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ मौजूद होता है? लीवर में, लिवर में, मसल्स में, और दिमाग में, है ना? और कंटिन्यूशन में लिखेंगे व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज। भाई तुमने दिन भर खाना नहीं खाया तो बहुत शरीर को ग्लूकोज लगेगा, तो अलग से खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनली ही शरीर आपका बना लेगा। लिखेंगे एंजाइम ब्रेक्स द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। कहने का अर्थ क्या है बेटा? इसी पॉइंट में लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से कि जो आपका ग्लाइकोजन है, यानी कि ग्लाइकोजन, आपका शरीर ही आपके शरीर के वाटर का इस्तेमाल करेगा।
आपके शरीर में ये कैटलिस्ट मौजूद रहता है। कौन सा कैटलिस्ट? एंजाइम। एंजाइम भी एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। ये एंजाइम ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस करा के ग्लूकोज बना देगा और आपके शरीर को जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ऐसे इंटरनली ही पूरी हो जाएगी, अंदर ही अंदर से, पता भी नहीं चलेगा। हेलो, यस सर। लिखो तो हाँ बोलो। अगला वर्टिकल है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे आपने चैप्टर के नाम की तरह डाला, इसको भी डालिए, इसमें स्टार मार्क डालिए, लिखिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि चैप्टर की तरह हमारे लिए। और इसमें स्टार मार्क करके इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर बड़ा 1 लिखेंगे। हम पहले डिफाइन कर देंगे, लिखेंगे। बोलूं? यस लिखेंगे बेटा। प्रोटीन्स form the fundamental basis of structure and functions of life. They are also required for growth and maintenance of body. The word protein is derived from Greek word proteos, which means primary or prime importance. लिखें तो हाँ बोलें। एक जानकारी मैं और ऐड करना चाहूँगा यही डेफिनेशन में। ऑब्वियसली ये भी एक बायोपॉलीमर है, तो बायोपॉलीमर मतलब पॉलीमर है। चलो पहले कंटिन्यूएशन में लिखते ही हैं अपन, है ना। जानकारी लिखते हैं, मैं ऐड कर रहा हूँ एक लाइन इसमें, लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, या इट कंसिस्ट ऑफ नहीं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स बनाता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स लगभग 10 से 20%। बेटा ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बातें हैं, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स लगभग 10 से 20% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये बायो वाले इस शब्द को अच्छे से जानते होंगे। प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। अगर आपने बेटा कभी भी 10वीं तक की बायो पढ़ी होगी और उसमें देखा होगा कि हर चीज़ बनी सेल से, तो जानते ही हो, चाहे आदमी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो। तो प्लांट और एनिमल सेल जो आपने कभी भी बनाई होगी बेटा, तो कुछ ऐसे वो सेल बनाते होगे। सेल के अंदर का जो मसाला होता है ना, सॉल्वेंट, हेलो, यस सर। वो जो सॉल्वेंट, जो मसाला होता है वो एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, क्यों बायो वालों? तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को हटा के बोलते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। मतलब अगर मैं देसी भाषा में ये कहूँ कि सेल के अंदर कुछ भी होगा, जो अंदर का मसाला है, जो अंदर का सॉल्वेंट है, मोटा मोटा, वो सॉल्वेंट इस सॉल्वेंट पानी मान लो, इस पानी में दुनिया भर की चीज़ें होंगी, अदरक लहसुन सब कुछ होगा, रहे ऐसी तैसी कराए, सॉल्यूट जौनो हो। जो सॉल्वेंट है, जो मसाला है, वो प्रोटोप्लाज्म में कह दूं तो बायो वालों में गलत कह रहा हूँ जनरली? नो सर। ठीक है, तो कोई भी सेल होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसका 10 से 20% हिस्सा प्रोटीन ही होता है। ठीक है, ये एक जानकारी है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, पता होना चाहिए। ये इसलिए दे रहा हूँ बेटा, कई बार मेंस की बात है, हालांकि छोड़ भी सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा ये फैक्चुअल डेटा होता है ना, ये रटे कई बार ABCD में आ जाता है ना। हालांकि ये सच्चाई है कि बेटा ऐसे अथाह जानकारियाँ हैं, कितनी जान लोगे कम है, पर ठीक है, आगे बढ़ें। सर एक प्रोटीओस से मिला है, मतलब सर शरीर में प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। हाँ बेटा, बहुत ज़रूरी होता है। क्यों बहुत ज़रूरी होता है बेटा? प्रोटीन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करता है, ये नहीं लिखा है, रुक जाइए।
तो बच्चों एक सेकेंड, बच्चों एक सेकेंड, बच्चों एक सेकेंड, बोलते नहीं यार तुम लोग। ये अच्छा, चलो अब पहले वाइट बोर्ड में मैं पॉइंट क्रमांक 1 में जो आपने लिखा है उसी के नीचे कुछ लिखवाना चाहूँगा। बेटा क्या प्रोटीन भी एक पॉलीमर होगा? हाँ सर, ऑब्वियसली, जैसे कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है, प्रोटीन भी एक पॉलीमर होता है। तो सर पॉलीमर को तो तोड़ा जा सकता है। हाँ बेटा, तोड़ा जा सकता है। तो बच्चों उसी पॉइंट क्रमांक 1 में ही पहले लिख दीजिए नेक्स्ट लाइन से, प्रोटीन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे, मतलब तोड़ने की कोशिश करोगे, पता नहीं कौन से एंजाइम से काम होगा, पर इन जनरल प्रोटीन्स को जब तोड़ते जाएंगे तो मिलता है बच्चों पेप्टाइड। क्या मिलता है? पेप्टाइड्स। एक्चुअली पेप्टाइड्स भी फर्दर टूट सकते हैं, पेप्टाइड्स का भी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काहे पढ़ रहा हूँ मैं। पेप्टाइड्स को जब फर्दर तोड़ते जाओगे बेटा तो ये एक्चुअली मिलेगा तुमको अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या मिलेगा? मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन जो है, जैसे ग्लूकोज सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का पॉलीमर है, हेलो, 1 से बन सकता है, 2 से बन सकता है, 3 से बन सकता है, 10 से बन सकता है, पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, पर हाँ जो मोनोमेरिक यूनिट होंगे, जो इंडिविजुअल यूनिट होंगे वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का पॉलीमर है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन किस चीज़ का पॉलीमर है तो क्या जवाब होगा आपका? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। हेलो, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आपस में जुड़े रहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, वैसे अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं पेप्टाइड लिंकेज से। किससे? आइए इसको ऑब्जर्व करेंगे। सिर्फ हमने ये अभी पॉइंट क्रमांक 1 में ये ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 1 में ये ज़रूरी है ना। पॉइंट क्रमांक 2 की शुरुआत करता हूँ, इसको हटा सकता हूँ मैं? चलो अब पॉइंट क्रमांक 2 की शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत छोटा सा और हल्की सी बात है। आइए बेटा, पॉइंट क्रमांक 2 में अब प्रोटीन को प्राइम इम्पोर्टेंस के शब्द से क्यों नवाजा गया है? क्योंकि आपके शरीर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम हो आप, तो आपके मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल कहलाएंगे। वो बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन को इतना ज़्यादा तवज्जो इज्जत इसलिए दी गई है क्योंकि इसके ना शरीर में फंक्शन बहुत सारे हैं। तो इंग्लिश लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 2 के रूप में, लिखेंगे प्रोटीन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। प्रोटीन निम्नलिखित ज़रूरी काम शरीर के लिए करके देता है। लिखेंगे पहला रोमन नंबर 1, इंग्लिश लिखेंगे एज एंजाइम कॉमा दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस, रोमन नंबर 2। एज हॉर्मोन्स दे कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और रोमन नंबर 3 एज एंटीबॉडीज दे डिफेंड द बॉडीज फ्रॉम पॉइजनस सब्सटेंसेस। कहने का अर्थ ये है कि प्रोटीन को मैंने इतनी इज्जत से इसलिए नवाजा है क्योंकि हमारे शरीर में एक्चुअली जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं वो भी प्रोटीन ही होते हैं। हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, वो भी प्रोटीन ही करता है। हमारे शरीर में जो बोलते हैं ना, इसका बंदे की इम्यूनिटी अच्छी है, तो ये जो हमारे शरीर में जो बाहरी चीज़ों से हमारे शरीर को बचा के रखता है भाई, नॉर्मली हमको व्यक्ति को ठंड गर्मी, अरे मतलब सर्दी जुकाम ये सब नहीं होना चाहिए, बुखार नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि शरीर की खुद की रोधक क्षमता होती है, और वो जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो भी प्रोटीन ही करता है। लेकिन बस प्रोटीन के नाम बदल जाते हैं, मतलब प्रोटीन एक बड़ा परिवार हो गया।
मतलब प्रोटीन हो गया दादा, दादा के 3 लड़के, तो वो दादा का ख़ानदान जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, आज से उन प्रोटीन को हम प्रोटीन ना कह के एंजाइम कहेंगे। हेलो, वो प्रोटीन के परिवार के लड़के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल करेंगे, आज से उन्हें हम प्रोटीन तो हैं ही, वो उन्हें हम हार्मोन्स कह के नवाजेंगे। और आज से शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी जो शरीर की बढ़ाता है, वो वाले प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स ही, पर उन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहेंगे। हेलो हेलो, यस सर। बात समझ में आती? तो प्रोटीन इतना आवश्यक इसलिए है क्योंकि प्रोटीन निम्नलिखित ज़रूरी कार्य शरीर के लिए करता है, और जब जब वो उसके कार्य के हिसाब से उस प्रोटीन को हम नाम भी अलग दे देते हैं ये सगले प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ये सब प्रोटीन होते हैं, बस इनके काम अलग अलग है। हटा दूं? यस सर। कोई रोक रहा है? रुक गया बेटा। और प्रोटीन के बारे में जानकारी हासिल करनी तो हम तोड़ते जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बना, ये अपन ने ऊपर लिख ही लिया। बस बेटा, आज के लिए काम यहीं से समाप्त होता है। अच्छा, बस एक पॉइंट और लिख लो यार, एक पॉइंट बस, और 2 मिनट का एक पॉइंट और, ये पेज खत्म हो जाएगा। हटा दूं? अब इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पॉइंट क्रमांक, क्या लिखोगे बच्चों? अरे बोले जल्दी। अबे पॉइंट क्रमांक अभी कौन सा लिखे ऊपर? 2 लिखे हो ना, बड़ा 2। पॉइंट क्रमांक बड़ा 3 लिखेंगे। ये जो अमीनो एसिड है ये क्या है? तो अमीनो एसिड्स के लिए कुछ जानकारी हासिल करेंगे। जानकारी क्रमांक रोमन नंबर 1 लिखेंगे, ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन विद जनरल स्ट्रक्चर ऑफ निम्नलिखित। क्या है जनरल स्ट्रक्चर सर? देख लो बेटा, दिख रहा है सबको? सर ये तो फिशर प्रोजेक्शन बना दिया आप। हाँ बेटा बना दिया सर, लेकिन ये तो आपने अमीनो एसिड बोला। अरे यार, तो कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगाया है। हाँ लगाया है। फंक्शनल ग्रुप COOH के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। हाँ सर, जनरली तो वही होता है। अल्फा कार्बन पे मैंने NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप लगाया। हाँ लगाया है। ये कार्बन को सर आपने R और H लिख के क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा ये कायरल कार्बन होता है अल्फा अमीनो एसिड का। मतलब जो अल्फा अमीनो एसिड में कायरल कार्बन हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोटीन में जो अल्फा अमीनो एसिड होता है, वो अल्फा अमीनो एसिड में इन जनरल देखा गया है कि कार्बन कायरल होता है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अच्छा सर, तो जो बेटा अल्फा अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं उनका कन्फिगरेशन भी फिक्स है। ये एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी कैसी होगी मालूम नहीं, डेक्स्ट्रो होगी, लीवो होगी मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हॉरिजेंटल में वो NH2 है, हॉरिजेंटल में फंक्शनल ग्रुप NH2 है जो कि लेफ्ट साइड में, तो इसका कन्फिगरेशन L होता है जनरली। हेलो हेलो, यस सर। बौर आ गए? हाँ सर। बौराने के लिए हाँ है कि समझने के लिए हाँ है? समझने के लिए सर। वेरी गुड। क्या L का मतलब होगा कि अल्फा अमीनो एसिड हमेशा, जो अल्फा अमीनो एसिड हमेशा लीवो रोटेटरी होगा, है ना? नो सर। हाँ, ऑप्टिकल रोटेशन कैन ओनली बी डिफाइंड बाय पोलरिमीटर, और वो प्लस माइनस से दर्शाई जाती है। L तो केवल स्ट्रक्चरल ढांचे, फिशर में स्ट्रक्चरल ढांचे का रिप्रेजेंटेशन है कि फंक्शनल ग्रुप हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड में। तो जैसे ग्लूकोज के केस में हमने देखा DDDD बहुत फेमस रहा, यहाँ LLL बहुत फेमस है। चलो, ये हो गया बेटा अल्फा अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो L कन्फिग्रेशन के होते हैं और उनका कार्बन। ये R क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? लिख भी दो, R क्या रिप्रेजेंट करेगा? इतना तो मालूम है ना, कार्बन की चेन। चलो हटा दूं, बाय बाय करें, हो गया सबको, इतना समझ में आता है?